हेलो एवरीवन, मैं सर जय शर्मा। स्वागत है आपका नर्सिंग फाउंडेशन की एक और नई क्लास में। आज की क्लास सारी क्लासेस से सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये ऐसी क्लास है कि जब आपके सामने कोई बाहर, अगर मान लो कि कोई ऐसा आपको केस दिख जाए जो आपके सामने सडन कार्डियक अरेस्ट का आ जाए, उस समय सीपीआर दे दिया, तो तुम्हारी एक अच्छी नर्स होने की पहचान वहाँ पे तुम्हारे को देखने को मिल जाएगी। पता चल जाएगा तुम एक नर्सिंग ऑफिसर हो। कैसे? तो चलो आज की क्लास चालू करते हैं, जिसका नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक का मतलब है पर्टिकुलरली बेसिकली जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आपको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में प्रोविजन ऑफ O2 टू द ब्रेन, हार्ट एंड द आउटर वाइटल अंटिल द हेल्प इज अराइव। यानी कि आपने कोई एक ऐसा बाहर पेशेंट देख लिया जहाँ ना आसपास कोई हॉस्पिटल, ना कोई क्लिनिक, ना कोई दवाई खाना, जिसको हम फार्मासिस्ट जो केमिस्ट की शॉप कहते हैं, वो भी नहीं है वहां। और उस समय आपने देखा कोई पेशेंट जो है एकदम से गिर गया। अब वहां सब चक्कर खा गए कि क्या होगा क्या होगा। तो उस समय आप उसके ब्रेन को, जो वाइटल ऑर्गन है, किडनी वगैरह है, हार्ट वगैरह है, उनको पर्टिकुलर जो है ऑक्सीजन जो है पर्टिकुलर मात्रा में जब आप पहुंचाते हो, पर्टिकुलर मात्रा में जब आप उनको ऑक्सीजन पहुंचाते हो अंटिल हेल्प अराइव, जब तक कोई हेल्प ना आ जाए, तो उस चीज को हम कहते हैं O2, सॉरी BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। जिसके अंदर हमने देखा सबसे पहले जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, प्रेफर टू द ओपन द एयरवे ऑफ विक्टिम। यानी कि उसके हेड को ऐसे करना है। ये चीज हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो है वो पेशेंट के अंदर क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो है एयरवे के अंदर क्या प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई है। और उसका एयरवे अगर बंद हो जाएगा, मान लो उसकी टंग जो है वो पीछे की साइड चली गई, तो वो उसकी जीभ की, क्योंकि जीभ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो एकदम से अगर पीछे चली गई माउथ के, तो वो नीचे के जो ये ऑर्गन है इन सबको दबा देगी, ढक्कन की तरह काम करेगी, और फिर वो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी और उसकी मौत हो सकती है। हमारे को उसको बचाना है। दो जो मैनूवर है ये इतने इम्पोर्टेंट है कि कम से कम इनके नाम और उनके काम दो तो आपको आने ही आने चाहिए। दैट इज द हिमलिच मैनूवर और जोथरस मैनूवर। मैनूवर का मतलब होता है हाथ से किए गए कोई से प्रोसेस जो कि पेशेंट की लाइफ को बचा सकती है। ओबीजी में भी हम अलग अलग मैनूवर्स की बात करते हैं, और हम जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसमें भी अलग अलग मैनूवर की बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं हेलमिच मैनूवर की। हेमलिच जो मैनूवर है इसका दूसरा नाम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर, ये हमारे हिलमिच मैनूवर का दूसरा नाम है। ये चीज ध्यान रखना, AKA है। अब बात करता है मेथड यूज टू ओपन द फॉरेन बॉडी। बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया, या मान लो मैं अब आज तुम्हारे को एक चीज बताऊं कि कोई बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते एकदम से पार्क में कोई बच्चा गिर गया। गिर गया, हमने हेड टिल्ट किया, चिन लिफ्ट किया, देखा और एयरवे के अंदर जो है वो यहाँ की साइड में जो है बच्चे के क्या कहते हैं, कोई खिलौना है या फिर छोटा सा सिक्का वगैरह जो है वो फंस गया है, या कोई खाने की चीज जो है वो हार्ड थी, चिंगम तो नहीं, कोई हार्ड खाने की चीज है वो फंस गई है, जैसे मूली का बड़ा सा दाना फंस गया हो, या कोई जो ड्राई फ्रूट वो खा रहा था और गलती से खाने की वजह वो निगल गया हो उसको, तो वो चीज जो है वो वहां पे उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। देन क्या करना है? सबसे पहले अपनी फिस्ट को बंद करना है, अंगूठा अंदर, फिस्ट बंद। देन आपको उसके जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर ऐसा हाथ रखना है, स्टर्नम के ऊपर और जिम्फोइड प्रोसेस पे, और जोर से आपको प्रेस करना है। वो जैसे प्रेस किया अंदर से चीज बाहर आ जाएगी। पेशेंट आया, हमने फिस्ट को बंद किया, यूं रखा, और जोर से हम उसको अप डाउन साइड अपवर्ड लाएंगे, डाउन साइड अपवर्ड लाए, 1 2 3, और वो जो है वो जो उसके माउथ से जो है वो सारी जो बाहर है वो निकल जाएंगी फॉरेन पार्टिकल। दैट इज कंसिडर एज एब्डोमिनल, क्योंकि एब्डोमिन का काम हो रहा है।
एब्डोमिनल मैनूवर जिसको हम कहते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर या फिर हम जो उसको हेलमिट्ज मैनूवर कहते हैं। देन हम बात करते हैं जो थ्रस्ट मैनूवर की। विक्टिम की जो नेक इंजरी हुई है उसको ओपन करने के लिए हम जो थ्रस्ट मैनूवर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम दोनों अंगूठे दोनों फिस्ट को बंद करते हैं, अंगूठे को ऐसे खुला रखते हैं और हमारी जो ये दाढ़ी है इसके यहाँ पे हम जो दोनों जो के साइड में ऐसे रख के इस प्रकार से जो है हम उसका मैनुअल का यूज करते हैं। आई होप आपको ये पता चला होगा। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना इन्हें। देन हम बात करते हैं सबसे पहले बीएसएल को जो है हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन भी कहते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट को जो है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन भी कहते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या आती है हमारे एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एंड देन लास्ट में आता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट और डिफिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, एबीसीडी, एबीसीडी। इसमें आता है हमारा एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, लास्ट में आता है डिफिब्रिलेशन, जो तो करना ही करना पड़ता है जब ये तीनों चीजें हो जाती है। until the help arrive, when the help arrive we do defibrillation। और इसको कैसे करा जाता है हमारे को? अडल्ट बीएसएल जो होता है 8 ईयर ऑफ एज, 8 ईयर ऑफ एज से लेके चालू हो जाता है अडल्ट। बाकी चिल्ड्रन का बीएसएल जो है वो बीएलएस जो है वो अलग होता है। एयरवे के अंदर क्या आ जाता है, आपने देखा कि एक जो है सबसे पहली चीज आजकल जो नया अपडेट आया है ना उसके अनुसार देखना, मान लो कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो और आप एम्स में काम कर रहे हो, वहां पे आपने देखा एक पेशेंट जो है वो गिर गया, सब चिल्ला रहे अरे वो मर गया, अरे वो उसके कुछ हो गया, अरे वो उसके कुछ हो गया। भाग के जाके आप उसको जब देखोगे ना, सबसे पहले आपको जो है उसका ब्रीदिंग या पल्स के रूटीन, अब की बात कर रहा हूं मैं, थियरी की अलग चीज है, आपको वो सब चेक नहीं करना है। सबसे पहले चेक करना है द प्लेस इज इंश्योर फॉर यू एंड द विक्टिम, आपके लिए और जो वो विक्टिम है उसके लिए वो जगह सेफ तो है। वो आप जो एब्डोमिनल मैनूवर करोगे, जो थ्रस्ट मैनूवर हेड से टेल लिफ्ट करोगे, वो आपके लिए सेफ तो है कि नहीं है, वो सही चीजें देखनी। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपको उसका कैरोटिड पल्स चेक करना है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट ना हो कि एयरवे देखो, एयरवे देखने से पहले आपको कंप्रेशन कर देना जरूरी है, कंप्रेस उसको चालू कर देना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलो अब हम थ्योरी पे पढ़ लेते हैं। थ्योरी में सबसे पहले एयरवे की बात करते हैं, तो असेसमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, असेस द सडन इलनेस, एक्सीडेंट, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस इज द, हमारे को सबसे पहले देखना है कि पेशेंट का क्या एक्सीडेंट हुआ है, कैसे वो गिरा है, क्या हुआ है, अचानक से गिरा है, ये सब करना है। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप उसको ये सही चीजें असेस कर लोगे। देन एक्टिवेट द इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, ईएमएस जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, ये वाली शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म याद रखना। ईएमएस को जो है आप एक्टिवेट कर देते हो। द फोन फर्स्ट ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 8 ईयर ऑफ एज, फोन लास्ट फॉर चिल्ड्रन लेस ईयर ऑफ एज। इसके अंदर क्या लिख रखा है हमारे को कि फोन फर्स्ट करेंगे, इसका मतलब है कि 8 साल से ज्यादा है तो अडल्ट वाले में करेंगे, और अगर छोटा है तो आप भी जो है फोन लास्ट में करेंगे। यानी का मतलब क्या है हमारे कि अगर जो बच्चा है या पेशेंट जो है वो 8 साल से बड़ा है तो सबसे पहले आप इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को कॉल करोगे। लेकिन अगर वो छोटा है तो हमें पता है कि वो बेबी छोटा सा है, हमारे से हैंडल हो जाएगा नॉर्मली, तब हम उसमें क्या करेंगे, फोन सबसे लास्ट में करेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि किस समय फर्स्ट फोन किया जाता है, किस समय बाद में फोन किया जाता है। देन हम उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे और फ्लैट सरफेस पे, सुपाइन पोजीशन मैंने बहुत बार बताया है कि सीधा जो है हम वो पेशेंट को लेटाते हैं, दैट इज कंसिडर एज सुपाइन पोजीशन, इसमें इसको हम जो है सुपाइन पोजीशन कहते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपसे कि इसके अंदर हमारे को क्या करना है, 2 रेस्क्यूअर रखने हैं। ध्यान रखना सीपीआर का जो रेशियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से होता है सीपीआर रेशियो।
कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन का जो रेशियो है वो दो तरीके से हम देखते हैं। एक जो होता है वो होता है हमारे अडल्ट में क्या रेशियो होना चाहिए, और जो चिल्ड्रन में है, वो क्या रेशियो होना चाहिए। तो इसमें रेशियो होना चाहिए 30:2, यानी 30 कंप्रेशन और 2 बार ब्रीदिंग, और इसमें होना चाहिए 15:2, यानी 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग। ये आप लिख लो। देन हम बात करते हैं, पोस्ट करके लिख लेना। देन हम बात करते हैं 1 रेस्क्यूअर की, जिसमें आता है फेस द विक्टिम नीलिंग परपेंडिकुलर टू द विक्टिम स्टर्नम। उसका जो स्टर्नम है उसके साइड में परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंगल, यानी कि आपको उसको परपेंडिकुलरली जो है वो रखना है। परपेंडिकुलरली कैसे रखना है का क्या मतलब हो गया हमारे कि विक्टिम को फेस करते हुए परपेंडिकुलरली उसके स्टर्नम की साइड, यानी विक्टिम का फेस ऐसे, आपका ऐसे, वो ऐसे लेटा हुआ है और आप जो है उसको इस प्रकार से देख रहे हो, या इसका स्टर्नम है। देन हमारे को दूसरा रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर का मतलब क्या होता है, जो रेस्क्यू करना है उसको, दूसरे को क्या करना है, वन फेस द विक्टिम नीलिंग परपेंडिकुलर टू द हेड, ओके। सेकंड जो है, सेकंड रेस्क्यूअर मूव टू द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में, और फेस द विक्टिम नीलिंग परपेंडिकुलर टू। अब जो वो नीलिंग पोजीशन कर रहा है कि मैंने जो है वो उसको इस प्रकार से देख रहा हूँ, तो सामने वाला जो है मुझे इस प्रकार से देखेगा। दूसरा रेस्क्यूअर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मान लो ये एक रेस्क्यूअर है, तो दूसरा रेस्क्यूअर इसके सामने होगा। दूसरा जो रेस्क्यूअर है वो उसके सामने होगा, एक दूसरे के जो है वो। और ये वाला जो पेशेंट है वो यहाँ अगर लेटा हुआ है, हमारा पेशेंट जो है हमारा अगर यहाँ लेटा हुआ है, तो ये इसके जो स्टर्नम को देखेगा और ये इसके स्टर्नम के परपेंडिकुलर रहेगा, और ये जो है एक दूसरे के जो है मतलब वो आमने सामने रहेंगे। देन हम बात करते हैं फेस द विक्टिम सुपाइन पोजीशन 1 2 रेस्क्यूअर हो गए, ओपन द एयरवे बाय हैंड। अब हमारे को क्या करना है, जो थ्रस्ट मैन्युअर और क्या करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करनी है, यानी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट से हम उसका एयरवे को ओपन कर देंगे, और जो थ्रस्ट मैन्युअर जो है उससे हम उसके नेक इंजरी की केस को जो है चेक करेंगे। इसके अलावा बाद में हम करते हैं रिमूव द फॉरेन मटेरियल इफ एनी। किसी भी प्रकार का अगर कोई फॉरेन मटेरियल होगा तो उसको तुरंत प्रभाव से वहां से हम हटा देंगे। उसके बाद में हमारे को ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज आ जाती है आपको देखनी है, उसकी ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो क्या है, उसके जो एयरवे को हमने ओपन किया उसको मैनेज रखना है। इसके अलावा लुक फॉर द चेस्ट राइज एंड फॉल, उसका चेस्ट जो है वो ब्रीथिंग के साथ राइज और फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। इसके अलावा उसके लंग से जो एयर बाहर निकल रही है और जा रही है उसको आपको सुनना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इफ द पेशेंट विक्टिम, कान लगा के सुनते ना कि हाँ आ रही है, सांस चल रही है। इफ द विक्टिम इज नॉन ब्रीदिंग, अगर वो नॉन ब्रीदिंग है तो सबसे पहले मेंटेन करना है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर। दूसरा है जो उसके पिंच को नोज करना है, अरे यार नोज को पिंच करना है, सॉरी, यानी उसकी जो नोज है उसके जो ये टिप है इस पे आपको ऐसे पिंच यानी चिट्टी काटनी है। एंड चेस्ट, एंड गिव द टू स्लो फुल वेंटिलेशन, आपको जो दो स्लो फुल वेंटिलेशन देने हैं, कैसे देने हैं मैं बताता हूँ आपको। पेशेंट को जब आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, अब ऐसे मैंने कहा अच्छी सर पेशेंट के मुंह को कैसे अड़े हम, नहीं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको वो चीज करनी पड़ेगी। सोचो तुम वहां पे छी छी करके आ जाओगे और फिर बाद में वो मर गया तो गिल्ट तुम्हारे रहेगा कि तुम्हारे को जो चीज आती थी तुमने वहां परफॉर्म नहीं की। मुंह तो तुम बाहर में भी धो लोगे, ब्रश बाद में भी कर लोगे, ओरल हाइजीन बाद में भी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन जो चीज तुमने सीखी है वो आप पेशेंट पे अप्लाई करने में हिचकिचा जाओगे ना, तो बहुत शर्म की बात है। आपको सबसे पहले उसके नोज को पिंच करनी है, उसका जो नाक है वो दोनों तरह से बंद कर देना है। क्यों बंद करेंगे, क्या किया ना, जो वो एयरवे जो है इधर से लीक ना हो जाए। इसके अलावा उसके माउथ को आपको पकड़ना है इससे, देन आपको उसके माउथ को जो है पूर्णतः पैक कर देना है कि हवा जो आप अंदर उसके छोड़ो वो कहीं से बाहर ना निकले।
इस प्रकार से आपने उसके जो माउथ को ब्रीथ करना है, कितना 2 बार, और कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए पर ब्रीथ आपको वो जो है करना है, और 2, और एकदम जोर से फूंक नहीं देनी, स्लो। जिस प्रकार आप एक बबल फुलाते हो तब करते हो ना, सेम, बस उस बबल फुलाने में थोड़ा स्लो ब्रीथिंग करते हो, उससे थोड़ा सा फास्ट, और जो एकदम से फूंक देते हो उससे थोड़ा सा स्लो। और ये चीज को जो है वो वेंटिलेशन जो है वो 10 to 12 वेंटिलेशन पर मिनट, हर मिनट, 1 मिनट में आपको 10 से 12 बार वेंटिलेट कर देना है, 2-2 सेकंड के लिए, हिसाब लगा लो तो 20 सेकंड के लिए 40 सेकंड आपको फ्री मिल जाते हैं 1 मिनट। अनसक्सेसफुल रिपोजिशनिंग द पेशेंट एंड ट्राई अगेन, अगर वो चीज अनसक्सेसफुल हुई तो वापस से पोजीशन दो पेशेंट को और उस चीज को वापस से ट्राई करो, जब तक ब्रीदिंग नहीं आ जाती, पल्स नहीं आ जाती, तुम्हें करना ही करना। देन बात करते हैं सर्कुलेशन के। एसेस द सर्कुलेशन, ऑलवेज चेक द एब्सेंस ऑफ पल्स, पल्स की एब्सेंस को चेक करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज है हमारे को क्या देखनी है, चेस्ट कंप्रेशन देखनी है। दो तरीके से कर सकते हो आप, एक तो पल्स और सबसे पहले ध्यान रखना पल्स कहाँ से चेक करोगे, एब्सेंट जो है, अब वो पल्स कहाँ से चेक करेंगे, सर्कुलेशन में सीपीआर के दौरान जो सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी बताया है, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स हमने पढ़ लिए, सबसे पहले पेशेंट के गर्दन पे कान के नीचे जो यहाँ है, हमारे को कैरोटिड पल्स को चेक करना जरूरी है। और कैरोटिड पल्स ऐसे नॉर्मली आपको नहीं हुए तो पेशेंट का थोड़ा सा इस प्रकार कर दो ताकि ये तो आर्ट्स निकल जाए, एजेस निकल जाए, और यहाँ आप फिंगर को पाल्पेट कर सको आराम से। देन हम बात करते हैं कि इफ देयर इज पल्स, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पल्स रहता है तो हमारे को क्या करना है, 10 से 12 बार उसको वेंटिलेट करना है, और 5 से 10 सेकंड के लिए कैरोटिड पल्स, देखो यहाँ पे भी लिखा है, कैरोटिड पल्स आपको जो है पाल्पेट करके 5 से 10 सेकंड के लिए देखनी है। इसके अलावा पल्स जो अगर मेंटेनेंस रहती है तो आपको 10 से 12 सेकंड के लिए वेंटिलेट कर देना है उसको। नेक्स्ट हम बात करें चेस्ट कंप्रेशन की। चेस्ट कंप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, प्लेस द हैंड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर हाफ, ये हमारा जो स्टर्नम है, मीडिया स्टर्नम, इसके लोअर हाफ पे आपको अपना हैंड प्लेस करना है। लेक्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन पंक्चर्ड, अगर किसी प्रकार का कोई पेशेंट में आपको लोअर एंड चेस्ट कंप्रेशन करना है, लेकिन इतना ही तेज मत कर देना कि उसके रिब्स टूट जाएं, पता चले वो सीपीआर से बच गया और रिब्स टूटने से मर गया, तो ऐसा हमारे को कोई चीज जो है वहां पे नहीं करनी है। इसमें देखना लेक्रेशन, या किसी पे ऐसा मत कर देना कि ऑर्गन से जो है लेक्रेशन आ जाए, या फिर किसी प्रकार का कोई फ्लूइड वगैरह जो है वो वहां से जो है बाहर आने लग जाए। इसके अलावा किसी प्रकार से पंक्चर्ड हो जाते हैं लंग्स, वो नहीं करना है। रिब्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो नहीं करना है। स्टर्नम जो है उसका कॉम्प्लिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल। या अडल्ट कंप्रेशन, वो का वही रेट है, देखो क्या करना है, कंप्रेशन 230 चेस्ट कंप्रेशन एंड रेट ऑफ 100 पर मिनट, एंड डेप्थ इज 1.5 to 2 इंचेस, 1.5 से 2 इंचेस या फिर 3.75 to 5 सेंटीमीटर तक आपको रेंज रखनी है। और 4 परफॉर्म द 4 कंप्लीट साइकिल एंड देन कार्डियक पल्स विक्टिम, इसको आपको 4 साइकिल को कंप्लीट करनी है। 2:30 का जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रेस टू लगा दो आप लोग, और 2:30 का जो है आपको ध्यान रखना है। 2:30 लगा के आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। अडल्ट पर्सन में कंप्रेशन का है, 1 कंप्रेशन करना है, या फिर आप जो है वेंटिलेशन कर सकते हो, ये हमारा रेशियो रहेगा। देन हम बात करते हैं पीडियाट्रिक डिफरेंस की, कि पीडियाट्रिक जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर क्या होगा। पीडियाट्रिक डिफरेंस क्या हो सकता है, बिटवीन 1 to 8 ईयर ऑफ एज, अगर वो है वो बच्चा, तो उसमें आपको वेंटिलेशन देना है 1 से 1.5 सेकंड के लिए, उसमें हम 2 सेकंड तक के लिए दे रहे थे। वेंटिलेशन जो है 20 वेंटिलेशन पर मिनट आपको करना है, 1-1 सेकंड के लिए, यानी 20 सेकंड तक के लिए मान लो आप। इसके अलावा जो है कंप्रेशन करोगे तो 30 वेंटिलेशन, आपको 30 बार वेंटिलेट करना है, उसको कंप्रेस करना है। इसके अलावा आपको रेस्क्यूअर का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, 15:2 रहेगा, 15:2 रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, बच्चों में 15:2 रहता है, अडल्ट में 30:1 रहता है, सॉरी 30:2 रहता है। देन हम बात करते हैं ना, यूजिंग द 2 or 3 फिंगर्स कंप्रेस द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट की जो बोन है परसेंटेज के हिसाब से 1 इंच करना है, और लेस देन एटलीस्ट आपको जो है 100
टाइम जो है वो पर मिनट करना है इन्फेंट के अंदर। आपने अभी एक वीडियो वायरल हुआ होगा जिसमें वो मेम जो होती है वो बच्चे को ऐसे ही पकड़ के उसको चेस्ट कंप्रेस कराती है और उसकी जो उस समय जो कर सको ना, ये सारी थियोरेटिकल चीज़ है, लेकिन उस समय जैसे पेशेंट को बचाने के लिए जो कर पाओ ना कर देना, ताकि वो पेशेंट तो ज़िंदा बचेगा। इसके अलावा आपको जो दुआएँ मिलेंगी वो अलग। एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर आपको खुद को अंदर से एक सहानुभूति आएगी कि नर्सिंग करके मैंने एक अच्छी चीज़ की है। ठीक है? इसके बाद में 1 डिप्रेस द चेस्ट फ्रॉम 1 टू 1.5 इंचेस, 1 से लेके 1.5 इंचेस तक जो है आपको चेस्ट को डिप्रेस करना है, और इसके अलावा हील फ्रॉम 1 हैंड, और उसको एक हील से ही करना है, याद रखना, एक हैंड के हील से ही आपको जो है वो करना है। हमारे को जो है 2 हैंड से नहीं करना है, कंप्रेशन ऐसे नहीं, एक हैंड से ही आपको देन हम बात करते हैं अगर किसी प्रकार का कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, अगर वो पेशेंट फिर भी कॉन्शियस है, तो सबसे पहले अगर किसी ने चोक कर लिया, चोक करने का मतलब होता है ऐसा निकल लिया और वो उसके हलक में अटक गया और वो बोल नहीं पा रहा है, वो बाहर एबल नहीं है कि उस चीज को कफ कर पाए, थूक पाए, निकाल पाए, तो उस समय आपको क्या करना है, हेलमिट मैन्युअर का से जो है उसको यूज करके ऑब्स्ट्रक्शन को बाहर निकालना है। देन स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, विक्टिम के बिहाइंड द खड़े रहना है, उसके जो आर्म है हमने अभी पढ़ा था, आर्म जो है प्लेस द आर्म इन द चेस्ट, वेस्ट पे जो है आपको रखने हैं उसके हाथ, और देन मेक अ फिस्ट, प्लेस द मेक अ फिस्ट एंड द थंब फिस्ट अबाउट द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस और जो लिम्फोइड प्रोसेस होता है, हमारा जो जिम्फोइड प्रोसेस होता है, हमारा जो जिम्फोइड प्रोसेस होता है, जिम्फोइड प्रोसेस से जो है आपको रखना है वेल बिलो द जिम्फोइड प्रोसेस एंड अबाउट द अम्बिलिकस। देन आपको 5 क्विक जो है इन एंड अप जो है वो उस प्रकार से परफॉर्म करने हैं थ्रस्ट को। देन आपको लास्ट में क्या कर देना है, उसके चेस्ट का अगर ओबेस है, अगर प्रेग्नेंट विक्टिम है, ध्यान रखना अगर मोटा है तो आप यहाँ से नहीं करोगे, या प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको चेस्ट का जो है कंप्रेशन करना है, सेम चीज जो है वो चेस्ट के साथ करनी है, ये चीज याद रखना। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये तो नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर पूछे जाने वाला एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, अगर ये नहीं आया तो नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो सबसे पहले तो उसका एयरवे को ओपन कर दो, देन आपको उसके जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हेलमिट मैनुअल से रिलीव करना है, 5 थ्रस्ट करने हैं, इसके अलावा जो है उसके माउथ को स्वीप करना है अंदर उंगली डाल के, या फिर पर्टिकुलर एक कोई जो स्टेराइल चीज आपके पास हो उससे आप जो उसके माउथ को स्वीप स्वीप यानी जैसे घर पे झाड़ू निकालते हैं ना, वैसे उसके माउथ के अंदर से आपको देखना है कि कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। देन आपको टू परफॉर्म द हेलमिट मैनुअल स्ट्रेडल द विक्टिम थाई, place the heel of one hand on the top and the other the umbilicus, and the xiphoid process, then the xiphoid process and xiphoid process and give the thrust in up heel to the bottom। ये कि यही चीज जो हमने अनकॉन्शियस पेशेंट में एमएच मैनुअल का इस्तेमाल करना है, विक्टिम की जो थ्राई है उसको स्ट्रेडल रखना है, उसके अलावा एक हील को जो है आपको वन ऑन द टॉप ऑफ अदर एम्ब्लाइकस एंड जिपॉइड प्रोसेस, और 5 ट्रस्ट जो है आपको वो करने हैं। देन हम अगर एक कॉन्शियस इन्फेंट है तो सेम चीज वो की वही आ जाएगी, 5 बैक ब्लोज एंड 5 बैक ब्लोज दोगे और चेस्ट मैनुअल करोगे। ब्लोज का मतलब होता है फूंक देना, सेम चीज आपको उसको रेस्पिरेशन देनी है। क्रेडल द इन्फेंट ऑन द ओवर द आर्म, आर्म पे रख सकते हो, छोटा सा बच्चा है आर्म पे आपने रखना है उसको, और उसके बाद में प्लेस द इन्फेंट हेड लोअर देन द ट्रंक, ट्रंक के जो लोअर है उसके हेड को रखना है ट्रंक से लोअर, यानी कि पेशेंट का जो ट्रंक है यानी उसका जो बॉडी पार्ट है वो ये है, और उसका जो मुंह है इस प्रकार से जो है वो बेबी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका फेस होना चाहिए, ये चीज इस प्रकार से कि लाइक उसका जो ट्रंक है वो ऊपर होता है और इसका हेड जो है इससे बिलो है, इस प्रकार से जो है बेबी रहना चाहिए आपके आर्म के ऊपर, ये आपका आर्म है इस प्रकार से। देन हम बात करते हैं किसकी, अवॉइड द ब्लाइंड फिंगर स्वीप। ब्लाइंड फिंगर स्वीप को अवॉइड करना है, डायरेक्टली जो है बिना देखे आपको यूं ऐसे उसके स्मॉल चिल्ड्रन में ये नहीं करना है, क्योंकि वो क्या हो सकता है अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो और अंदर चला जाएगा,
तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। और इधर जो है आपको बैक ब्लो देनी है, हेल्थ नील करनी है और शोल्डर ब्लेड्स का इस्तेमाल करना है। शोल्डर ब्लेड्स का इस्तेमाल बिटवीन शोल्डर ब्लेड किसको कहते हैं? हमारे जो स्कैपुला जो बोन होती है उसको कहते हैं हम। एएनएम और जीएनएम का कोर्स है, 12वीं पास जो बच्चे हैं उनके लिए नर्सिंग में करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। एक नर्सिंग क्लासेस में एएनएम और जीएनएम होता है। एएनएम का ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जीएनएम का 3 साल का ड्यूरेशन होता है विद किफ़ायती फीस। इसमें आपको एएनएम की फीस जो है वो कितनी है 75,000 से घटकर 45,000 यानी 30,000 रुपए का डिस्काउंट। इसके अलावा जीएनएम की फीस जो है वो कितनी है हमारी नॉर्मल सी जो 90,000 है उससे घट के मात्र 65,000 रुपए जो है जीएनएम की पर ईयर फीस है। 3 साल का जीएनएम का कोर्स है, 2 साल का एएनएम का कोर्स है। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताइए। थैंक यू सो मच। देन हम बात करते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सीपीआर जो है उसको 5 मिनट से ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना है और स्टॉप सीपीआर ओनली व्हेन पल्स रिटर्न एंड रेस्पिरेशन रिटर्न। जब भी पल्स और रेस्पिरेशन वापस आ जाती है सीपीआर को वहीं स्टॉप कर दो और मेडिकल इमरजेंसी को हेल्प के लिए तुरंत बुलाओ इमरजेंसी मेडिकल टीम को। इसके बाद में हम बात करते हैं ये हमारा बीएलएस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लेबोरेटरी से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें हम ग्लूकोज स्टडी पढ़ेंगे। फास्टिंग ग्लूकोज ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट इसमें क्या करता है हमारे को पता है कि मोनोसेकेराइड के रूप में जो है वो ब्लड में हमारा ग्लूकोज जो है प्रेजेंट रहता है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस टू विदहोल्ड द मॉर्निंग इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन। पेशेंट को क्या करना है अगर डायबिटिक वाला पेशेंट है तो उसको कहना है कि आप अपनी सुबह की जो डोज है और हाइपोग्लाइसेमिक जो दवाइयाँ हैं उनको विडोल्ड करो यानी उनको आप रोक कर रखो। देन हम बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट की। तो सबसे पहले जो है एट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस जो है आपको उसका देखना है कि पेशेंट को जो है डायबिटिक मेलाइटस है डायग्नोस हुआ उसके बाद में आपको उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो है कि इफ द ग्लूकोज लेवल इज पीक देन नॉर्मल इन 1 to 2 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर 1 से 2 घंटे तक ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है तो आपको क्या कर देना है हमारे को कि डायबिटीज मेलाइटिस उस पेशेंट को कंफर्म्ड है, ये चीज ध्यान रख लेना। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट द हैवी कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओ, कितना खाओ 200 से 300 ग्राम डाइट में जो है 3 दिन तक खाना है आपको टेस्ट से पहले। मान लो मेरा टेस्ट जो है वो 14 तारीख को है, 14 अक्टूबर को है, तो मुझे क्या करना है 10 तारीख से ही 10 11 12 ये 3 दिन खाना है और 14 तारीख को वहां जाना है। और पेशेंट को कहना है कि आपको टेस्ट से 36 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले जो है आपको दो हाँ 1.5 दिन पहले जो है आपको अल्कोहल हुआ, कॉफी हुआ या फिर जो आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो ये सबसे आपको कैफीन से बच के रहना है, नहीं लेना है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 110 mg पर डीएल यानी कि 170 से लेके 110 mg पर डीएल जो है आपको ग्लूकोज जो है उसको काट लेवल रहता है। ये नॉर्मल लेवल रहता है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। ये चीज लिख लेना अपनी कॉपी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट का तो अगर 30 मिनट फास्टिंग की तो 110 से 170 एमजी पर डीएल होता है। डीएल होता है 60 मिनट के में 120 से 170 एमजी पर डीएल। 90 मिनट का है तो फास्टिंग होगा आपके 110 से 140 एमजी पर डीएल। अगर आपका जो 120 मिनट्स का अगर टाइमिंग है देन उसके अंदर यानी 2 घंटे का अगर समय लिया है तो आपको फास्टिंग किया है तो 170 से 120 एमजी पर डीएल होगा। और ग्लूकोज अगर 2 जो आवर्स से उससे ज्यादा है तो पोस्ट प्रेंडियल जो है आपको देखने को मिलेगा यानी 140 से कम आपको लेकिन 120 से बड़ा और 140 से कम आपको ग्लूकोज का लेवल देखने को मिलेगा। अब दूसरा आ जाता है आरएफटी भी कहते हैं जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म आ जाती है डायरेक्टली कि बताओ आरएफटी क्या होता है। अब तुम्हारे को आरएफटी का मतलब ही नहीं पता, सर हम तो रीनल फंक्शन टेस्ट पढ़ के गए थे, ये आरएफटी क्या आ गया। आरएफटी का ही मतलब होता है हमारा जो है रीनल फंक्शन। देन हम बात करते हैं नॉर्मल जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो बॉडी में कितना होता है 0.6 से लेके 1.3 mg पर डीएल।
देन हम बात करते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इंडिकेट द स्लोली ऑफ जीएफआर, यानी ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन रेट है क्रिएटिन के बढ़ने का कारण हो जाती है कि भाई जो ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो यानी कि घट गई है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो कम हो गया है, फिल्टर कम कर रहा है, इसकी वजह से बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो ये चीज हो जाती है, ये एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसके अंदर भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा ही। देन हम इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द एक्सेसिव एक्सरसाइज। पेशेंट को कहेंगे कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज जो है कम से कम 8 घंटे तक मत करो। इसके अलावा कोई ऐसा हेवी वर्क मत करो, किसान वगैरह हो तो एक दिन खेती रुक जाओ। इसके अलावा रेड मीट का जो इंटेक है, एक्सेसिव रेड मीट इंटेक जो है उसको भी आप अवॉइड करो। कितना कम से कम जो है 24 घंटे के लिए। देन हम बात करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, तो उसमें आता है यूरिया नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन पोर्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का जो नाइट्रोजन के अंदर पोर्शन है उसको हम कहते हैं ब्लड यूरिया। नाइट्रोजन के ब्लड के अंदर यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन का सॉरी नाइट्रोजन जो है उसमें यूरिया क्या क्या पोर्शन है। द सब्सटेंस फॉर्म इन द लिवर थ्रू एंजाइमेटिक प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोसेस, यानी कि सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द लिवर, लिवर के अंदर जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन से ब्रेकडाउन होते हैं। उसके बाद में इसकी जो नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो BUN जिसे हम कहते हैं, का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, तो 8 से लेके 25 यानी फ्रॉम 8 टू 25 mg/dl होना चाहिए। और इसका लेवल जो है अगर वो भी एलिवेटेड मिलता है तो ध्यान रखना है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है फिल्ट्रेशन जो रेट है वो भी है ना धीरे धीरे घट चुकी है, ये चीज हम आपको ध्यान रखनी है। देन हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले आती है कैल्शियम के। तो वैल्यू क्या होती है, 9 से लेके 11 mg/dl होती है। हेल्प द ब्लड क्लोटिंग बाय कन्वर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का ब्लड क्लोटिंग को के अंदर काम में लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। कैल्शियम जो है वो क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग बाय कन्वर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। देन मैग्नीशियम की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल हमारी फर्स्ट कैल्शियम हो गया, सेकंड हमारा मैग्नीशियम हुआ जिसकी वैल्यू होती है 1.6 से 2.6 mg/dl। तीसरा फॉस्फोरस हो गया जिसमें आती है वैल्यू 2.7 टू लेके 4.5 mg/dl। थायराइड की स्टडी करते हैं, जो थायराइड में ये वाला टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, TSS जिसको कहते हैं हम। TSS का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरोट्रोपिक होता है। थायराइड को हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका इस्तेमाल होता है किसके लिए, थायराइड की जांच के लिए, चेक करने के लिए। वैल्यू 0.2 से 5.4 तक होती है, ज्यादा हो जाती है तो थायराइड की मात्रा होती है तो वो थायराइड होता है। थायरोक्सिन और जो है ट्रायो थायरोडिन थायरोनिन जो है वो होती है। यहाँ थायराइड का मतलब होता है हमारे कि 0.5 से लेके 12.0 तक म्यू एम म्यू ग्राम पर डीएल होती है। देन थायरोनिन जो होता है वो कितना होता है, जिसको हम टी से इंडिकेट करते हैं, वो होता है हमारा 80 से लेके 230 mg/dl तक ये जो है होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल काउंट की, तो वो कितनी होनी चाहिए, वैल्यू देख लो तो 4500 टू 11,000, 4500 टू 11,000 सेल पर म्यू मीटर होनी चाहिए, म्यू मीटर क्यूब। देन न्यूट्रोफिल जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, हमारी न्यूट्रोफिल जो होती है वो भी हमारी होनी चाहिए 56%, यानी कि 1800 टू 7800। देन एसिडोफिल की जो होनी चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी है, कोई भारी चीज बताने लायक है नहीं।
एसिडोफिल, बेसोफिल। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि इन पर्टिकुलर वैल्यू जो है डब्ल्यूबीसी के कितने होते हैं और उसके क्या-क्या पार्ट होते हैं। डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल। बेसोफिल की हमारी जो 0.3% से ज़्यादा, लिम्फोसाइट की जो होती है 34% से ज़्यादा, देन हमारी मोनोसाइट जो होती है वो होती है 4% से ज़्यादा। वैल्यूज़ हैं ये तो नॉर्मल। हेपेटाइटिस का टेस्ट किया जाता है, उसमें क्या रेडियो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है और एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअसॉर्बेंट एसे फुल फॉर्म होती है, जो कि एड्स के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। एड्स के लिए वैसे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, लेकिन एलिसा के लिए आ जाता है हमारे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो असॉर्बेंट एसे। ये जो है हमारा नॉर्मल सा एलिजा टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो होता है। हम बात करते हैं इसके अंदर की सबसे पहले जो है वो क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एस हेपेटाइटिस। डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस का मतलब होता है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है। इसके अलावा कंटामिनेटेड फूड की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपने जो हेपेटाइटिस सी है जैसे कि 10 साल पहले कोई टेस्ट कराया था तो उसका कंडीशन आपको आज भी देखने को मिल सकता है। अलग-अलग होता है, हेपेटाइटिस ए अलग कंडीशन से, बी अलग कंडीशन से, सी अलग कंडीशन से। तो आप एमएसएन में पैथोलॉजी में पढ़ते हो। डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन, जिसमें अगर सी एचबीसी और एजी दिखने को मिल जाए तो एनवेलप आपको एचबीएस एजी। इसके अलावा सरफेस एंटीजन जो है एचबीएस एसएजी देखने को मिल जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है कंफर्मेशन हो जाता है कि इसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। नॉर्मल यूरिन टेस्ट की मैं बात करूं तो यूरिन टेस्ट के अंदर जो है वो क्लोराइड का जो है वो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 10 से 110 से लेके 150 mg पर डे। मैग्नीशियम का आ जाता है। ये पर्टिकुलर अलग-अलग टेस्ट चल रहे हैं ना, ऐसा कंफ्यूज मत होना एकदम से ये क्या आ गया, नहीं, नहीं, नहीं। आपको एकदम सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भई कौन-सा टेस्ट किस समय काम में आ रहा है, कौन-सा टेस्ट किस समय काम में आ रहा है, और नॉर्मल सी इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीशियम के बारे में हमारे को पता होना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यूज़ ज़रूर याद रखनी है। मान लो कोई एग्ज़ाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर मैग्नीशियम का लेवल जो है वो आपको दे रखा है 13.2, तो बताओ क्या ये बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? तो देखो 12.2 से ज़्यादा है कि नहीं है, 13.2 है, तो वो हमारा बढ़ा हुआ लेवल है। पोटेशियम का सेम चीज़ है, 25 से 125 एमजी पर डेल, प्रोटीन का 40 से 150 एमजी पर डेल, सोडियम का 40 से लेके 120 एमजी पर डेल, 250 से लेके 750 तक का जो है हमारे एमजी पर डेल क्या यूरिक एसिड, देन सॉरी पीएच जो है नॉर्मल कितनी होती है इसकी? 7 पीएच होती है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि नॉर्मल हमारे को पता है कितनी होती है, 7.35 से 7.45। देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जो 1.010 से लेके 1.025 तक की जो है इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देन हम बात करें थेराप्यूटिक सीरम मेडिकेशन की, जिसके अंदर आता है एसिटामिनोफेन, डिजॉक्सिन दी जाती है, लिथियम दी जाती है, थियोफिलिन दिया जाता है। सीरम मेडिकेशन लेवल जो है वो हमारे को ध्यान रखना है कि एसिटामिनोफेन का कितना होना चाहिए, डिजॉक्सिन, लिथियम, थियोफिलिन, फेनिटोइन सॉरी फेनोल बार्बिटोल जो है इनकी क्या-क्या होनी चाहिए। एसिटामिनोफेन जो टाइलेनॉल, ये याद रखने की आपको इतनी खैर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन हमारे को जो नाम है एसिटामिनोफेन जो है वो एक 10 से लेके 20 एमजी पर डेल होना चाहिए, 0.5 से लेके 2 एमजी पर डेल जो है डिजॉक्सिन होनी चाहिए। लिथियम जो है वो कितना होना चाहिए हमारा? 0.5 से लेके 1.3 एमजी पर डीएल होनी चाहिए। थियोफाइलिन जो होना चाहिए 10 से लेके 20 म्यू पर एमएल होना चाहिए। फिनोटोइन जो होना चाहिए 10 से लेके 20 म्यू जी पर एमएल होना चाहिए। फिनोल बार्बिटोल जो है वो 10 से लेके 30 एमजी म्यू जी पर एमएल होना चाहिए। देन हम बात करें मेडिकल सर्जिकल सेप्सिस की, तो सेप्सिस का मतलब क्या होता है हमारे? सबसे पहले ये न्यू टॉपिक वापस से हमारा आ गया है सेप्सिस का। इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ इन्फेक्शन, जो कि हमने स्टरलाइजेशन में पढ़ा था। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे एजेंट जो होते हैं कि बैक्टीरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनको नहीं होने देते, और फिर जब वो डेवलप नहीं हो पाते तो उनको किल कर देते हैं। ऑटोक्लेविंग के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल बाय स्टीम अंडर द प्रेशर
अंडर द प्रेशर। स्टीम जो है मोइस्ट हीट के रूप में काम में आता है अप्रेज स्ट्रेस के ऊपर प्रेशर लगा के। कौन सा है ये हमारे मोइस्ट हीट का पार्ट है, ध्यान रखना। देन टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड की क्लासिफिकेशन जब आती है उसमें हम जो है इसको गिनते हैं। देन हम बात करते हैं प्रेशर जो होता है 15 एलबीएस 2 इंचेस के ऊपर। टाइम जो होता है 15 से 20 मिनट का होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेट दो अलग अलग होते हैं। साइडल जो होता है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को साइड कर देते हैं यानी मारते नहीं, इसे फटा देते हैं। और स्टैटिक्स का मतलब है वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके अलावा एजेंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को जो है वो क्या कर देते हैं, सॉरी, बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्टैटिक्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं। और साइडल यानी कि उनको काट देते हैं। देन कैरियर की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैरियर। देन हम बात करें हमारे पिंक नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है वो ऑनलाइन बेच लाया है हमारे लिए एएनएम और टीएनएम का। मात्र 215 रुपए पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में एएनएम का और 267 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जीएनएम का जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली मिल जाता है। देन हम बात करते हैं कि एक पर्सन कैरी द पैथोजन, उसको कैरियर कहते हैं। डेफिनेशन, या पर्सन हु कैरी द पैथोजन, जो पेशेंट को डिजीज, कुल मिला के ये याद रखना। कोलोनाइजेशन का मतलब हमने पढ़ा है कि एक ऐसे होस्ट रहेंगे जिसके अंदर वो जो डिजीज जो है वो कोज नहीं होने देंगे, लेकिन उन बैक्टीरिया को, जो कल्चर मीडिया के अंदर हमने पढ़ा था इन कल्चर मीडिया, कि भाई पर्सन जो है उसको क्या होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो एक साइट है उस पे उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट वगैरह सब दो और उसका जो है ग्रोथ कराओ। जब वो बड़े हो जाएंगे ग्रोथ कर देंगे, इंजेक्ट कर दो। ये हमने जो कोच पास्टुलेट का फॉर्मूला फेनोमेना है उसमें भी पढ़ा था। देन डिसइंफेक्शन की बात करें, डिसइंफेक्शन का मतलब है सारे जो एंटायर पैथोजन और को डिस्ट्रॉय कर दो, किल कर दो। देन कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडीली डिस्चार्ज से ड्यूरिंग, यानी कि आपको क्या करना है। कॉन्करेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में है और उसके उस समय आप जो डिसइंफेक्शन कर रहे हो कि पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं हुआ है और अभी आप वो उसका कर रहे हो, तो कॉन्करेंट यानी करेंटली भी आप उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हो, उसको कॉन्करेंट इन्फेक्शन कहते हैं। और टर्मिनल इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारे कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि डेथ हो जाती है पेशेंट की, या उसका डिस्चार्ज हो जाता है या फिर उसको आइसोलेशन से हटा देते हैं, तब आप पर्टिकुलर जगह को जो डिसइंफेक्ट करते हो उस चीज को कहते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि पैथोलॉजिक ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, यानी पर्टिकुलरली जो कोई ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो हमने पढ़े थे स्टेरिलाइजेशन में, अल्कोहल हुआ वो सब। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप यानी मुंह से जब आप, अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं कि खांसते हो तो मुंह पे हाथ रखो या फिर आप जब छींकते हो तो मुंह पे हाथ रखो, बिकॉज आप वहाँ पे जो है डिसइंफेक्शन पैदा होता है, सॉरी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, क्योंकि आपके माउथ के जो ड्रॉप है वो सामने वाले के माउथ पे जाते हैं या फिर इनहेल कर लेता है तो उस समय हो जाता है। तो डेफिनेशन देखो, इन्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मीन बाय द फाइन particle of saliva mucus expelled the mouth, nose and the another person during the cough, sneezing and speaking। जब वो बोलता है, जब वो छींकता है, जब वो खांसता है, तो उस समय जो है आपको अगर वहाँ पे देखने को मिल जाता है कि वो उसका ड्रॉपलेट हो जाता है, ड्रॉप टू ड्रॉप ट्रांसमिशन हो जाता है, तो उस जगह जब इन्फेक्शन कोज होता है तो उस चीज को हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी, थैंक यू सो मच। एक चीज शायद रह गई है, फोमाइट्स की रह गई है। फोमाइट्स क्या होते हैं हमारे, इनएमिनेटेड ऑब्जेक्ट कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि इन्फेक्शन पैदा करने के लिए पूर्ण योग्य है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फोमाइट्स कहते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।